जब आप किसी लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करते हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उसमें एक चुनौती ये भी होती है कि करंट अफेयर्स के सेक्शन को किस प्रकार से तैयार किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम हर सप्ताह आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है स्पेशल करंट अपडेट। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रश्नों के माध्यम से आपके साथ चर्चा करते हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आज के पहले प्रश्न को देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या 10 दिसंबर। इसका सही उत्तर क्या होगा? जब तक हम इसका सही उत्तर आपको बताएं, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद इसका उत्तर सोच सकते हैं ताकि अपने स्तर पर भी आपका एक मूल्यांकन होता रहे जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी की दिशा और रणनीति को तय कर सकें। सही उत्तर क्या होगा? 16 सितंबर इसका सही उत्तर है। 16 सितंबर इसका सही उत्तर क्यों है? इसलिए है क्योंकि 1987 में जो हमारा ओजोन परत है उसको संरक्षित करने के लिए एक समझौता, एक प्रोटोकॉल हमने अपनाया था जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं और ये 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। इसीलिए 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि पृथ्वी का जो समताप मंडल है, जो पहली परत है वायुमंडल की, वो क्षोभ मंडल है, दूसरी समताप मंडल है। समताप मंडल में एक ओजोन परत है जो कि पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से रोकती है, पृथ्वी पर उन्हें आने से रोकती है। अगर अल्ट्रावायलेट किरणें नीचे पहुंचती हैं, नीचे पहुंचे तो ये हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारी दे सकती है, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां दे सकती हैं। तो ओजोन परत मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही ओजोन परत अगर ना हो तो पृथ्वी का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, एक प्रकार से अलग अलग, चाहे जंगल हो, चाहे अन्य स्थितियां हो, चाहे घास के मैदान हो, वहां का पारिस्थितिकी तंत्र, जो इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए 1980 के दशक में लगातार ये कोशिश की जा रही थी, जब इसका आकार में घटने के हमें प्रमाण प्राप्त हुए, ओजोन परत में हमें छिद्र की स्थिति देखने को मिली, कि इसके संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया 1987 में, 16 सितंबर 1987 में, और अब बेहतर परिणाम मिलने की स्थिति दिख रही है क्योंकि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की 2024 का जो ओजोन बुलेटिन है उसके अनुसार ओजोन क्षरण का जो स्तर है वो पिछले वर्षों की तुलना में कम रहा है और ओजोन परत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, जो कि वैश्विक प्रतिबद्धता की सफलता को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2025 में जो हमने विश्व ओजोन दिवस मनाया है, इसकी थीम क्या थी? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। यानी हमें केवल शोध ही नहीं करने हैं वैज्ञानिक, बल्कि उन्हें नीति निर्माण और उनके इम्प्लीमेंटेशन में भी एक प्रकार से प्रगति करनी है। यानी विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक बढ़ना है ताकि हम जो हमारा ओजोन परत है उसके संरक्षण में और बेहतर सफलता हासिल कर सके। अगला प्रश्न है, भारत को कार्लसबर्ग रिज में खोज का लाइसेंस किस संस्था से मिला है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी यानी आईएसए। तो ये लाइसेंस भारत को किससे प्राप्त हुआ है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से प्राप्त हुआ है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी कब अस्तित्व में आई? 1994 में आई। इसके अंतर्गत दो समझौते विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक समझौता यूएन क्लॉस है, यूएन क्लॉस। यूएन क्लॉस का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसकी फुल फॉर्म है। और एक समुद्र पर यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ जिसको 1994 का समझौते के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे ही यूएन क्लॉज 1994 में लागू हुआ, उसके तहत ही इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी भी अस्तित्व में आ गया, जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला एक, आप कह सकते हैं कि स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संगठन है। और बेसिकली इसका काम है कि समुद्र तल में स्थित जो खनिज संसाधन है उनके दोहन को ये प्रबंधित करने का काम करता है। उन संसाधनों से संबंधित खोज हो, चाहे तो एक्सप्लोरेशन हो, और चाहे उनके दोहन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसको प्रबंधित करने का इसका मुख्यतः काम होता है। और इसी की तरफ से भारत को कार्लसबर्ग रिज में खोज का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। चलिए इसके बारे में थोड़े से और महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का जो मुख्यालय है या ये कहां से काम करती है? ये किंगस्टन जमैका में स्थित है, जमैका के किंगस्टन में स्थित है। और ये जो लाइसेंस भारत को प्राप्त हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स की खोज करना।
जो कार्ल्सबर्ग रिज है, इसके बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं, फिर हम ये जानेंगे कि पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स वस्तुतः क्या होते हैं। तो ये कार्ल्सबर्ग जो रिज है, ये लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जो कि अरब सागर और उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में स्थित है, जहां पर भारतीय प्लेट और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उसकी सीमा बनाता है कार्ल्सबर्ग रिज। जब हम पृथ्वी के ऊपरी सतह की बात करते हैं, जिसको हम क्रस्ट एरिया के नाम से जानते हैं, तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, ये कई तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स से निर्मित होती हैं। जैसे बहुत सी प्लेट होती हैं, आपने पैसिफिक प्लेट का नाम सुना होगा, अरेबियन प्लेट का नाम सुना होगा, इंडियन प्लेट का नाम सुना होगा, यूरेशियन प्लेट का नाम सुना होगा, नाज़का प्लेट का नाम सुना होगा। तो पृथ्वी की ऊपरी परत का निर्माण इनसे हुआ है और ये लगातार गतिशील रहती हैं। टेक्टोनिक प्लेट से लगातार गतिशील रहती हैं। जब दो प्लेट्स आपस में घर्षण करती हैं या एक प्लेट नीचे के दूसरी प्लेट के नीचे धंसती हैं, तो उससे ऊर्जा का प्रवाह बनता है और ये ऊर्जा पृथ्वी पर जब आती है तो इसको हम भूकंप के नाम से जानते हैं और ये भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हमारे सामने आती है। तो ऐसे ही जहां पर दो प्लेट आपस में मिलती हैं, इंडियन प्लेट और अरेबियन प्लेट, वहां पर कार्ल्सबर्ग रिज है और ये 3 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। वहां पर पॉलीमेटेलिक सल्फर न्यूड्यूल्स की भारत को खोज करनी है। वस्तुतः पॉलीमेटेलिक सल्फर न्यूड्यूल्स क्या होते हैं? आप इनको कुछ समुद्र तल पर स्थित गांठों में, खनिजों की गांठों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं और इन गांठों में कई महत्वपूर्ण खनिज हैं जो आधुनिक औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। किस तरह के खनिज इसमें विद्यमान हो सकते हैं? जैसे निकल इसके अंतर्गत विद्यमान हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, इसके अलावा जस्ता हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। कई वैज्ञानिकों ने ये कई प्रकार के दावे किए हैं कि सोना भी हो सकता है। तो इस तरह के खनिज इसके अंतर्गत, लेकिन कोबाल्ट हो, निकल हो, मैग्नीज है, मैग्नीज महत्वपूर्ण खनिज है, सल्फर हो सकता है। तो ये सारे सल्फर न्यूड्यूल्स इसी नाम से आया है। तो इसमें कई तरह के महत्वपूर्ण खनिज विद्यमान हो सकते हैं। अगर इनकी खोज हम करते हैं और इनके एक्सप्लोरेशन में सफलता भारत को प्राप्त होती है और इनका दोहन करने में भारत सक्षम हो जाता है, तो भारत आधुनिक विकास की गति में, विशेष तौर से औद्योगिक विकास की गति में और तेजी से आगे बढ़ सकता है। ये पहला वैश्विक स्तर पर दिया गया लाइसेंस है जो कि पॉलीमेटेलिक सल्फर न्यूड्यूल से संबंधित है। समझौते पर हस्ताक्षर कहां पर हुए हैं? नई दिल्ली में हुए हैं, 15 सितंबर 2025 को हुए हैं। इस नोड्यूल्स में मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल और कॉपर की प्रचुरता है, ऐसा माना जा रहा है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो पिंक टैक्स से संबंधित है। पिंक टैक्स शब्द पहली बार किस वर्ष और कहां प्रयोग किया गया था? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? 1992 न्यूयॉर्क, 1994 कैलिफोर्निया, 2000 लंदन या 2017 पेरिस। सबसे पहले तो इसका उत्तर जानने के लिए जरूरी है कि आप पिंक टैक्स जानें। पिंक टैक्स कोई सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स नहीं है, कोई प्राधिकरण के द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स नहीं है, किसी व्यक्ति पर ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये वस्तुतः कोई टैक्स ही नहीं है। लेकिन इसका संदर्भ टैक्स से क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये प्राइसिंग फिनोमिना है, यानी प्राइसिंग को लेकर के किन्हीं वस्तुओं की कीमतों के लिए, कीमतों के अंतर्गत जो हम जेंडर स्पेसिफिक भेदभाव देखने को मिलता है, उसके कारण महिलाओं पर दबाव पड़ता है। जैसे आपने मार्केट में देखा होगा कि बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जिनकी डिजाइनिंग इस प्रकार से की जाती है, पैकेजिंग इस प्रकार से की जाती है कि महिलाओं को वो महंगे कीमत पर प्राप्त होते हैं। जिस कीमत पर पुरुषों को प्राप्त होते हैं उस कीमत पर महिलाओं को प्राप्त नहीं होते हैं। एक तरह से महिलाओं के लिए उन उत्पादों की पैकेजिंग और डिजाइनिंग में अंतर करके उनको ज्यादा महंगे प्रदान किए जाते हैं। इससे महिलाओं पर आर्थिक बोझ पड़ता है। अगर किसी समाज में महिलाएं बहुत कम नौकरी पेशा से जुड़ी हुई हैं, तो ये उन पर आर्थिक दबाव को और ज्यादा बढ़ा देता है। इसी को हम पिंक टैक्स के नाम से संबोधित करते हैं, जिसका सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका के कैलिफोर्निया में 1994 में किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो पिंक टैक्स इसी से संबंधित है। कोई ऐसा नहीं है कि ये किसी सरकार के द्वारा लगाया जाता है, बल्कि महिलाओं को अक्सर ही उत्पाद या किसी सेवा को हासिल करने के लिए पुरुषों से अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। यानी एक तरह से जेंडर आधारित मूल्य भेदभाव के रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। चाहे बाल कटवाने से लेकर के खिलौने हासिल करने, खिलौने को खरीदने, शैम्पू, कंडीशनर, कपड़े, डिओड्रेंट, स्किन केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि पर अतिरिक्त बोझ महिलाओं को देखने को में आता है। ये समस्या कितनी बड़ी है आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने सभी सदस्य देशों से अपील की थी कि इस तरह के भेदभाव को खत्म किया जाए। अमेरिका में एक अध्ययन भी आया जिससे पता चलता है कि अमेरिका के जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं उस पर महिलाएं औसतन 13% अधिक
खर्च करती हैं, 13% अधिक महंगे हैं उनके लिए। अमेरिका में ड्राई क्लीनिंग महिलाओं की जो शर्ट्स है उस पर 90% ज्यादा कीमत एक प्रकार से ली जाती है। भारत में 67% लोग ऐसे हैं जो इस पिंक टैक्स के बारे में नहीं जानते, जो एक सामान्य सर्वेक्षण हुआ था। और भारत में यह सुनिश्चित किया गया है कि मूल्य स्तर पर किसी प्रकार की जो अंतर है वो न हो, और इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कंपनियों को निष्पक्ष मूल्य नीति अपनाने का निर्देश भी दिया हुआ है। तो ये पिंक टैक्स के बारे में बात हुई। अगला प्रश्न क्या है? कोआला एक जानवर है, तो आपको ये बताना है कि अलग अलग जो बहुत से कोआलाओं हैं उनको बचाने के लिए दुनिया का पहला वैक्सीन किस देश ने हाल ही में मंजूर किया है। आपके सामने ऑप्शन है अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो कोआलाओं को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने एक वैक्सीन को मंजूर किया है, इसके बारे में जानते हैं। एक तस्वीर आप यहां, शायद तस्वीर उसकी नहीं आई है, एक छोटा सा जानवर है, बड़ा प्यारा सा जानवर है कोआला। तो उनको बचाने के लिए एक वैक्सीन को मंजूर किया है ऑस्ट्रेलिया ने। और बचाने के लिए मंजूर क्यों किया है? क्योंकि एक संक्रमण होता है जिसको हम क्लाइमाइडिया संक्रमण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्लाइमाइडिया भी बोलते हैं, मीडिया भी बोल देते हैं कई बार। तो इस संक्रमण से बचाने के लिए दुनिया का पहला वैक्सीन मंजूर किया है ऑस्ट्रेलिया ने। क्योंकि ये जो कोआला है इसमें ये संक्रमण जो कि एक बैक्टीरियल संक्रमण है, ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु के माध्यम से संक्रमण होता है, और किसी प्रकार का लक्षण उपस्थित न होने पर भी ये फैलाव इसका हो सकता है। और सामान्यतः इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो एंटीबायोटिक दवाओं के माध्यम से किया जाता है। लेकिन जब एंटीबायोटिक दवाओं के माध्यम से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो कोआला सामान्यतः लिपस्टिक होती है, जो एक आप सामान्यतः आप यूकेलिप्टस की जो पत्तियां हैं वो खाते हैं। कोआला यूकेलिप्टस की पत्तियां खाते हैं, लेकिन जब इनका एंटीबायोटिक से इलाज किया जाता है क्लाइमाइडिया के लिए, तो पत्तियां पचाने की जो क्षमता है इनकी वो प्रभावित होती है, और कई बार इससे जब इनको भूख नहीं लगती है, लंबे समय तक ये भूखे रहते हैं, तो इससे इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो अब वैक्सीन से इस तरह की समस्या समाप्त होने की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ है। जो क्लाइमेडिया है उस बीमारी के कारण कोआला में बांझपन और मृत्यु की घटनाएं भी होती हैं। ये जो वैक्सीन तैयार की गई है ये एक सिंगल डोज वैक्सीन है, बूस्टर की इसमें जरूरत नहीं है। किसके द्वारा तैयार किया गया है? क्वींसलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड प्रांत है, वहां की यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन कोस्ट के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और शोध में ये पाया गया है कि जो कोआला की प्रजनन उम्र है उसके दौरान लक्षण विकसित होने की संभावना वस्तुतः कम हो जाएगी इस वैक्सीन से, और मृत्यु दर कम से कम 65% घट जाएगी, इस प्रकार के दावे किए गए हैं। अब इसे वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल, वेटरनरी क्लिनिक और फील्ड में इस्तेमाल किया जा सकेगा। और जो क्लाइमाइडिया संक्रमण है वो जंगली कोआलाओं की मौत का लगभग 50% के लिए जिम्मेदार है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र हैं जैसे क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स, उसमें संक्रमण दर जो है वो 50 से 70% है क्लाइमाइडिया की। तो इसको समाप्त करने के लिए अब ये एक महत्वपूर्ण वैक्सीन डेवलप हुई है। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा हाल ही में नया रक्षा मिशन ईस्टर्न सेंट्री शुरू किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? ईयू यानी यूरोपियन यूनियन, एयू यानी अफ्रीकन यूनियन, एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में नाटो के द्वारा एक महत्वपूर्ण रक्षा मिशन शुरू किया गया है जिसका नाम है ईस्टर्न सेंट्री। क्यों शुरू किया गया है? हाल ही में पोलैंड के नेताओं ने, पोलैंड के अधिकारियों ने इस प्रकार का दावा किया है कि रूस के बहुत सारे ड्रोन उनके हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गए। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने इसे पोलैंड पर हमले की संज्ञा दी है, और इस पर लगातार जब बैठक हुई तो नाटो के जो महासचिव हैं उन्होंने एक नए मिशन की घोषणा कर दी। एक प्रकार से वो नए मिशन को लेकर के आए। जो नया मिशन क्या करेगा? वो बाल्टिक सागर, या आप कह सकते हैं आर्कटिक सागर से लेकर के काला सागर और नीचे भूमध्य सागर तक एक पूरा डिफेंस आर्क तैयार करेगा। एक प्रकार से आप उसको परिभाषित कर सकते हैं कि पूर्वी फ्लैंक, ईस्टर्न फ्लैंक को कवर करेगा। और ये ईस्टर्न फ्लैंक आर्कटिक सागर से लेकर, आर्कटिक महासागर से लेकर ब्लैक सी और भूमध्य सागर तक फैला होगा। और नाटो की जितने भी मेंबर हैं
उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी इस नए रक्षा मिशन जिसका नाम है ईस्टर्न सेंट्री के माध्यम से। इसका उद्देश्य क्या है? रूस को संदेश देना कि नाटो की सीमा को कोई भी उल्लंघित, एक प्रकार से नाटो की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, और अगर उल्लंघन होगा चाहे वो गलती से ही क्यों ना हो, उसका संयुक्त जवाब दिया जाएगा। एक प्रकार से ये संकेत या एक प्रकार से ये जवाब देने का प्रयास किया गया है नाटो के द्वारा रूस को। अगला प्रश्न है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पहला बहुपक्षीय समझौता जिसके केंद्र में पर्यावरणीय स्थिरता है, कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, कृषि सब्सिडी समझौता, मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता, व्यापार और पर्यावरण समझौता या जैव विविधता समझौता। सही उत्तर क्या होगा? मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता। तो ये एक महत्वपूर्ण समझौता है और अपनी तरह का WTO द्वारा किया गया पर्यावरणीय स्थिरता पर पहला बहुपक्षीय समझौता है जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज। और ये WTO का महत्वपूर्ण समझौता इसलिए भी है क्योंकि WTO क्या करता है? व्यापार नियमों का विनियमन करने की कोशिश करता है, व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करता है वैश्विक स्तर पर, लेकिन यहाँ पर वो पर्यावरण को स्थिरता प्रदान करने के लिए एक बहुपक्षीय समझौता लेकर के आया है, उसको प्राप्त करने में सफल हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक विशिष्ट महत्व को रेखांकित करता है कि दुनिया के अलग अलग संगठन जितने भी महत्वपूर्ण संगठन हैं, ये पर्यावरणीय स्थिरता को लेकर के कॉन्शियस हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। इसे समुद्री जीवन की रक्षा में योगदान निश्चित रूप से मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा? क्योंकि ये जो समझौता है ये गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ने और अत्यधिक दोहन करने यानी ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने के अंतर्गत जो सब्सिडी दी जाती है उस पर रोक लगा देगा। यानी अलग अलग देश जो है वो मत्स्य पालन के अंतर्गत अपने मछुआरों को सब्सिडी प्रदान करते हैं, चाहे वो नाव प्रदान करने के अंतर्गत हो या उनको कोई और यंत्र हासिल करना हो उसको प्रदान करने के अंतर्गत हो। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है मछलियों का या किसी ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जो गैर कानूनी है, तो ये जो सब्सिडी है ये प्रदान नहीं की जाएगी। तो एक प्रकार से इससे पर्यावरण की रक्षा भी होगी, क्योंकि अगर कहीं पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन मछलियों का होता है तो इससे पर्यावरणीय असंतुलन भी उत्पन्न होता है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, और जब हम गैर कानूनी गतिविधियों के माध्यम से फिशरीज में जाते हैं तो उससे पर्यावरणीय हानि भी होती है। तो एक तरह से पर्यावरण को स्थिरता प्रदान करने, समुद्री जीवन की रक्षा में ये समझौता योगदान देगा। हाल ही में ब्राजील, केन्या, वियतनाम और टोंगा जो कि पैसिफिक ओशन में पड़ने वाला एक द्वीपीय देश है, उसने इस समझौते के जो स्वीकृति पत्र है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस है, वो WTO को सौंपे। और जब इन्होंने WTO को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस सौंपे हैं तब सदस्य देशों की एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज को लागू होने के लिए जो 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है वो आवश्यकता पूरी हो गई इन सदस्यों के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस देने से। WTO में कोई समझौता जब लागू होता है तो उसके लिए जरूरी है कि 2/3 सदस्य उसका अनुसमर्थन करें। तो इन सदस्यों ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस WTO को दिया तो 2/3 सदस्यों का अनुसमर्थन इसको प्राप्त हो गया और ये एक प्रकार से लागू होने की स्थिति में आ गई। WTO के जो महानिदेशक हैं जिनका नाम है नगोजी ओकोंजो-इवेला, उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया है और साथ ही वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग और साझा जिम्मेदारी निभा सकता है WTO भी, इसकी तरफ भी एक महत्वपूर्ण सकारात्मक बातें उन्होंने कही है। अगला प्रश्न क्या है? बीमा सुगम निम्नलिखित में से किसकी पहल है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या नाबार्ड। तो इरडा, सामान्यतः इरडा के नाम से इसको जानते हैं, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण पहल है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बीमा उत्पाद यानी इंश्योरेंस प्रोडक्ट और सेवाओं का डिजिटल मार्केट प्लेस है। इरडा की महत्वपूर्ण पहल है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की पहल पर यह शुरू हुआ है। हैदराबाद स्थित इरडाई मुख्यालय से इसको लॉन्च किया गया है। प्लेटफॉर्म सभी प्रकार की जितनी भी बीमा जरूरतें हैं, चाहे वो जीवन बीमा से जुड़ी हुई हो, स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी हुई हो या मोटर यात्रा संपत्ति या कृषि आदि के सामान्य बीमा से जुड़ी हुई हो, उनसे संबंधित सभी चीजों को एक जगह पर ही उपलब्ध कराएगा। शुरुआत में ये वेबसाइट केवल सूचना और मार्गदर्शन केंद्र के रूप में काम करेगी और लेकिन धीरे धीरे आने वाले महीनों में सभी तरह के पूर्ण लेन देन सुविधाओं से इसको जोड़ दिया जाएगा, चाहे वो खरीदी से संबंधित हो, नवीनीकरण से संबंधित हो, क्लेम से संबंधित हो, सर्विसिंग से संबंधित हो। ये पहल वस्तुतः इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 से प्रेरित है
जहां पर हम वर्ष 2047 तक सभी व्यक्तियों को इंश्योरेंस के दायरे में लाना चाहते हैं, क्योंकि विकसित भारत 2047 का जो हमारा सपना है उसमें ये भी काफी मदद करेगा और सभी लोगों का इंश्योरेंस किया जाएगा। अगला प्रश्न है आदि कर्मयोगी अभियान। आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ हाल ही में कहां से किया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं भोपाल, धार मध्य प्रदेश, रांची झारखंड या नई दिल्ली। तो उत्तर होगा धार मध्य प्रदेश। और ये अभियान लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? एक प्रकार इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है मध्य प्रदेश के धार से। अभियान क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय जमीनी नेतृत्व मिशन है। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, जो 1 लाख गांव हैं उनके 11 करोड़ आदिवासियों को इससे लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि वहां पर हम लगभग 20 लाख चेंज लीडर्स उत्पन्न करेंगे जो सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में सरकार की एक तरह से मदद करेंगे और वो चेंज लीडर्स के रूप में डेवलप होंगे। इससे उत्तरदायी शासन की स्थापना हम कर सकेंगे। सभी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त होगी। अभियान का संदेश है सेवा, समर्पण और संकल्प। विकसित भारत मिशन से ही ये जुड़ा हुआ है और इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो जनजातीय गौरव वर्ष जो कि 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक चल रहा है, उसी के एक प्रमुख आयोजन के रूप में इसको शुरू किया गया है। आदि सेवा केंद्र भी प्रत्येक गांव में स्थापित किए जाएंगे और सारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि 2047 तक जो विकसित भारत का सपना देखा गया है उसमें आदिवासियों को भी पूरी तरह से विकसित भारत की मुख्य धारा में लिया जाए और वो भी विकसित भारत में शामिल हो जाए। अब एक अभ्यास प्रश्न है आपके लिए। नाटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं 30, 31, 32 या 33। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।